हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं केस के बारे में, जिसको कि हिंदी में कारक कहा जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस क्या होता है, पॉजेसिव या जेनेटिव केस किसे कहते हैं, डेटिव केस क्या होता है और वोकेटिव केस क्या होता है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसी भी नाउन को पॉजेसिव केस में हम लोग कैसे चेंज करते हैं। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में 3 ही प्रकार के केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। डेटिव केस को अब ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत कर दिया गया है और वोकेटिव केस को नॉमिनेटिव केस में मर्ज कर दिया गया है। तो केस को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम गेव हिम अ पेन, राम ने उसे एक कलम दी, या हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, राम गेव अ पेन टू हिम। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पिक आउट कीजिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। रेफरेंस के लिए आप उसे भी देख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी सेंटेंस में हु का जवाब हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी कौन का जवाब हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर हु गेव पेन, इसका जवाब है राम, तो राम हमारा सब्जेक्ट है। और हम लोग जानते हैं कि हुम यानी कि किसको और वाट यानी कि क्या का जवाब हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर किसको यानी कि हिम और क्या यानी कि पेन हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि राम ने कलम किसको दी, उसको। हिम क्या दी, पेन। तो हिम और पेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस सेंटेंस में अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट हिम को छुपा दें तो हमारा सेंटेंस बन जाता है राम गेव अ पेन, जो कि एक कंप्लीट सेंस रख रहा है। राम ने एक कलम दी, तो पेन यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिसको मेन या फिर ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। और अगर हम लोग इस सेंटेंस में पेन को छुपा दें तो हमारा सेंटेंस बन जाता है राम गेव हिम, जो कि एक इनकम्प्लीट सेंस रख रहा है। राम ने उसे दी, क्या दी कुछ पता नहीं चल रहा है। इसीलिए यहाँ पर हिम जो है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस पूरे सेंटेंस में राम गेव हिम अ पेन में पेन मेन ऑब्जेक्ट है, जिसे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पिक आउट करने के लिए आप लोग एक ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हुम यानी कि किसको का जवाब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और वाट यानी कि क्या का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर हुम किसको दी, हिम यानी उसको दी, तो हिम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और वाट यानी कि क्या दी, कलम दी, यानी कि पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ही गेव राम अ पेन, उसने राम को कलम दी। पहले वाले एग्जाम्पल में राम ने उसे एक कलम दी थी, लेकिन इस एग्जाम्पल में उसने ही राम को एक कलम दी है, जिसको कि हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही गेव अ पेन टू राम। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट्स राम और पेन है। यहाँ पे हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पेन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट राम है। आइए अब हम लोग नॉमिनेटिव केस को समझते हैं। नॉमिनेटिव केस को हिंदी में कर्ता कारक कहा जाता है। When a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative or subjective case। यानी कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तब उस नाउन या प्रोनाउन को हम लोग नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में होना समझते हैं। जैसे राम गेव हिम अ पेन, इस एग्जाम्पल में राम सब्जेक्ट है, इसलिए राम हमारा नॉमिनेटिव केस में है। और दूसरे एग्जाम्पल में ही गेव राम अ पेन, इसमें ही हमारा सब्जेक्ट है, इसीलिए ही यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव केस को समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कर्म कारक। When a noun or pronoun is used as the object of a verb or preposition, it is said to be in the objective or accusative case। यानी कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी वर्ब या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तब उस नाउन या प्रोनाउन को हम लोग ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस में होना समझते हैं। जैसे राम गेव हिम अ पेन, इस सेंटेंस में हिम और पेन ऑब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए हिम और पेन दोनों ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आते हैं। दूसरे वाले एग्जांपल ही गेव राम अ पेन में राम और पेन
ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए राम और पेन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आते हैं। अब डेटिव केस को ध्यान से समझिए, जो कि ऑब्जेक्टिव केस के ही अंतर्गत आता है। डेटिव केस का हिंदी में अर्थ होता है संप्रदान कारक। When a noun or pronoun is used as the indirect object of a verb or preposition, it is said to be in the dative case। यानी कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी वर्ब या प्रेपोजिशन के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तब उसे हम लोग डेटिव केस में होना समझते हैं। जैसे राम गेव हिम अ पेन, इस सेंटेंस में हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, इसीलिए हिम डेटिव केस के अंतर्गत आएगा। हालांकि हिम और पेन दोनों ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत हैं, लेकिन पेन हमारा डेटिव केस नहीं है। डेटिव केस सिर्फ हिम है। दूसरे वाले एग्जांपल में ही गेव राम अ पेन, इसमें राम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए राम यहाँ पर डेटिव केस में है। अब हम लोग पॉजेसिव केस के बारे में भी जान लेते हैं। पॉजेसिव केस को जेनिटिव केस भी कहा जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है संबंध कारक। When the form of a noun or pronoun is used to show possession or relation, it is said to be in the possessive case और genitive case। यानी कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन को हम लोग अधिकार दिखाने के लिए या संबंध दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उस नाउन या प्रोनाउन को हम लोग पॉजेसिव केस में होना समझते हैं। जैसे इट इज़ राम्स पेन, यहाँ पे राम्स जो है पॉजेसिव केस में है, क्योंकि इस वर्ड से हमें पेन का अधिकार होने का बोध हो रहा है। पेन किसकी है? राम की, राम्स। सी इज़ माई मदर, यहाँ पे माई वर्ड जो है पॉजेसिव केस में है, क्योंकि यह एक रिलेशन का बोध करा रहा है। दिस पेन इज़ माइन, यह कलम मेरी है, यहाँ पे माइन वर्ड जो है पॉजेसिव केस में है, क्योंकि इससे पेन के अधिकार का बोध हो रहा है कि पेन मेरी है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नाउन चाहे नॉमिनेटिव केस में रहे या ऑब्जेक्टिव केस में रहे, उसका फॉर्म यानी कि रूप बिल्कुल नहीं बदलता है, लेकिन जब वो पॉजेसिव केस में आता है तो उसका फॉर्म बदल जाता है। जैसे राम गेव हिम अ पेन, यहाँ पे राम नॉमिनेटिव केस में है। दूसरा एग्जाम्पल ही गेव राम अ पेन, यहाँ पे राम ऑब्जेक्टिव केस में है, दोनों फॉर्म सेम है। तीसरा एग्जाम्पल इट इज़ राम्स पेन, यहाँ पर राम का फॉर्म चेंज हो गया, राम राम्स बन गया, क्योंकि यह यहाँ पर पॉजेसिव केस में है। लेकिन प्रोनाउंस के फॉर्म यानी कि रूप तीनों केसेस में बदल जाते हैं, जिसको कि आप लोग इस चार्ट की मदद से समझ सकते हैं। आई यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है, जिसका ऑब्जेक्टिव केस मी और पॉजेसिव केस माई या माइन है। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस और पॉजेसिव केस आवर या आवर्स है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही है, लेकिन पॉजेसिव केस योर या योर्स है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है और पॉजेसिव केस हिज है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर है और पॉजेसिव केस हर या हर्स है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट है और पॉजेसिव केस इट्स है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम है और पॉजेसिव केस देयर या देयर्स है। हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम है और पॉजेसिव केस हुज है। अब हम लोग वोकेटिव केस के बारे में जान लेते हैं, जिसको कि हिंदी में संबोधन कारक कहा जाता है। When a noun or pronoun is used to address a person directly, it is said to be in the vocative case। यानी कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए करते हैं डायरेक्टली, तो उस नाउन या प्रोनाउन को वोकेटिव केस में होना समझा जाता है। जैसे रमेश यहाँ आओ, रमेश कम हियर, यहाँ पे रमेश को संबोधित किया जा रहा है, तो यहाँ पे रमेश जो है वोकेटिव केस में है। रवि आर यू प्लेइंग क्रिकेट दिस इवनिंग, रवि क्या तुम इस शाम को क्रिकेट खेल रहे हो। इस सेंटेंस में हम लोग रवि को संबोधित करके कह रहे हैं कि क्या तुम इस शाम क्रिकेट खेल रहे हो, तो रवि यहाँ पर वोकेटिव केस में है, क्योंकि रवि को संबोधित किया जा रहा है। अब हम लोग पॉजेसिव केस को बनाने की विधि को समझ लेते हैं। मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसका प्रयोग करके आप लोग किसी भी नाउन का पॉजेसिव केस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी एस टू द सिंगुलर नाउन ऑफ अ लिविंग थिंग, यानी कि किसी प्राणी के सिंगुलर नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगाकर। जैसे राम की कलम, राम्स पेन, यहाँ पे राम के बाद ऊपर में एक कॉमा का इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम लोग अपोस्ट्रोफी कहते हैं। उसके बाद हम लोग एस लगाते हैं, तो ये कॉमा और एस मिलकर अपोस्ट्रोफी एस कहलाता है। गाय का दूध, द काउज मिल्क। सेकेंड पॉइंट, by adding only an apostrophe to the plural noun of a living thing ending in s, यानी कि वैसे प्लूरल नाउन्स जिनके अंत में s आता है उसमें हम लोग सिर्फ अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं।
जैसे लड़कों का स्कूल, बॉयज़ स्कूल, लड़कियों का स्कूल, गर्ल्स स्कूल। यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड पॉइंट, बाय एडिंग अपोस्ट्रॉफी एस टू द प्लूरल नाउन्स ऑफ लिविंग थिंग्स नॉट एंडिंग इन एस, यानी कि वैसे प्लूरल नाउन्स जिनके अंत में एस नहीं आता है उसमें अपोस्ट्रॉफी एस लगाकर। जैसे पुरुषों का ड्रेस, मेंस ड्रेस, स्त्रियों का महाविद्यालय, विमेंस कॉलेज। फोर्थ पॉइंट, पॉजेसिव केस इज नॉट यूज्ड विद द नेम्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि निर्जीव वस्तुओं के साथ पॉजेसिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कुएं का पानी के लिए अगर हम लोग द वेल्स वाटर का इस्तेमाल करें तो यह गलत होगा, इसके लिए हम लोगों को द वाटर ऑफ द वेल का प्रयोग करना पड़ेगा। स्कूल का नाम के लिए अगर हम लोग द स्कूल्स नेम का प्रयोग करें तो यह गलत होगा, इसके लिए हम लोगों को द नेम ऑफ द स्कूल का प्रयोग करना होगा। फिफ्थ पॉइंट, बोथ कंस्ट्रक्शंस आर पॉसिबल विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि प्राणियों के लिए हम लोग दोनों कंस्ट्रक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गाय का दूध के लिए द काउज मिल्क भी सही है और द मिल्क ऑफ द काउ भी सही है। राम की कलम के लिए राम्स पेन भी सही है और द पेन ऑफ राम भी सही है। अब सिक्स्थ पॉइंट, पॉजेसिव केस इज ऑल्सो यूज्ड विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट, यानी कि पॉजेसिव केस का इस्तेमाल वैसे नाउन्स के लिए भी किया जाता है जो कि टाइम को डिनोट करते हो, यानी कि समय को डिनोट करते हो, स्पेस यानी कि दूरी को डिनोट करते हो, और वेट यानी कि भार को भी डिनोट करते हो। जैसे अ वीक्स हॉलीडे, एक सप्ताह की छुट्टी, 5 डेज लीव, 5 दिनों की छुट्टी, अ माइल्स लेंथ, 1 मील की दूरी, अ पाउंड्स वेट, 1 पाउंड का भार। तो मुझे लगता है केस का कॉन्सेप्ट अब आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा।